हेलो एंड गुड इवनिंग आप सभी को। आज जो ये हमारा लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर हमारा एड्सॉर्प्शन का ही कंटिन्यूएशन लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर को पढ़ना स्टार्ट किया था कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है एड्सॉर्प्शन पे। इसका हमने पहला पार्ट कर लिया था, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म खत्म कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर को ही लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स की फॉर्म में। यहां पर लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को हमें स्टडी करना है। इस लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे, जिन पोस्टुलेट्स के ऊपर ये पूरा आइसोथर्म टिका हुआ है। सबसे पहले इन पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये एक्सप्रेशन की मदद से अपने आइसोथर्म को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं लैंगमियर को पढ़ना विद पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले पोस्टुलेट ने यह बात क्लियर की कि लैंगमियर कहां पर वैलिड होगा। सबसे पहले पोस्टुलेट ने कहा कि लैंगमियर किस चीज को स्टडी करेगा, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड को ये यहां पर कंसीडर करेगा। यानी कि वो सारे केसेस जब भी हमारे पास जो एड्सॉर्बेंट है वो सॉलिड है, सॉलिड एड्सॉर्बेंट है और इसके सरफेस पे गैस के पार्टिकल एड्सॉर्ब हो रहे हैं। यहां पर ये गैस के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर। केवल ये इन केसेस पर वैलिड होगा। इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट ने क्या कहा, सेकंड पोस्टुलेट ने कहा कि लैंगमियर टर्म्स एड्सॉर्प्शन साइट्स एज एलिमेंटरी साइट्स व्हिच आर इक्विवेलेंट इन नेचर। तो जिन साइट्स को अभी तक हम एक्टिव साइट्स बोलते आ रहे थे, लैंगमियर ने इन्हें क्या नाम दिया, लैंगमियर ने इन्हें नाम दिया है यहां पर एलिमेंटरी साइट। और यह बात भी लैंगमियर ने यहां पर क्लियर की कि सारी एलिमेंटरी साइट क्या है, इक्विवेलेंट नेचर की। मान लीजिए सॉलिड पर इस एलिमेंटरी साइट पर गैस के पार्टिकल आता है और यहां पर एक बॉन्ड बना। इसके बाद थोड़ी देर के बाद एक गैस का पार्टिकल इस एलिमेंटरी साइट पर आके बॉन्ड बना रहा है। तो यहां पर जो ये दोनों बॉन्ड्स बने, ये दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। क्यों एनर्जी सेम होगी, बिकॉज सारी की सारी एलिमेंटरी साइट्स जो हैं वो कैसे नेचर की हैं, इक्विवेलेंट नेचर की। अगर सब एलिमेंटरी साइट बॉन्ड बनाएगी तो सभी की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बराबर रहने वाली है। ये बात इसने अपने सेकंड पोस्टुलेट में क्लियर की। इसके बाद अगर थर्ड पोस्टुलेट की बात करें तो थर्ड पोस्टुलेट में इसने क्लियर किया कि एड्सॉर्प्शन एट वन एलिमेंटरी साइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द नेबरिंग साइट्स आर ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड। तो यहां पर ये क्या कह रहा है लैंगमियर, लैंगमियर ने ये कहा कि आने वाले मॉलिक्यूल जो इस साइट पर जुड़ेगा, इस मॉलिक्यूल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेबरिंग साइट पर पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं या फिर नेबरिंग साइट अभी भी अनऑक्यूपाइड है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर लैंगमियर ने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स में आपस में लगने वाले रिपल्शन के फैक्टर को जीरो कर दिया। इसने ये माना कि गैस के पार्टिकल आपस में कोई रिपल्शन नहीं लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट में इसने क्या किया, नेक्स्ट पोस्टुलेट में इसने कहा कि गैस के पार्टिकल कोई लेटरल इंटरैक्शन भी नहीं करेंगे आपस में। लेटरल इंटरैक्शन से क्या मतलब है मेरा, मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक सॉलिड एड्सॉर्बेंट है और इसके ऊपर ये येलो गैस के पार्टिकल आके जुड़ रहे हैं। तो जब ये गैस के पार्टिकल आकर जुड़ेंगे तो यहां पर जो इंटरैक्शन होगा वो केवल इन गैस के पार्टिकल और सॉलिड के बीच होगा। और एक बार अगर गैस का पार्टिकल सॉलिड से जुड़ गया तो उसके बाद ये दो गैस के पार्टिकल आपस में कोई भी साइडवेज इंटरैक्शन शो नहीं करेंगे। पहले पोस्टुलेट में उसने रिपल्शन को जीरो कर दिया और सेकंड पोस्टुलेट में उसने क्या किया, इंटरैक्शन को भी जीरो कर दिया। यानी कि ये पार्टिकल आपस में कहीं पर भी कोई लेटरल इंटरैक्शन शो नहीं करेंगे। इसके बाद लास्ट पोस्टुलेट की अगर बात करें तो लास्ट पोस्टुलेट में इसने क्या कहा कि एड्सॉर्प्शन हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में जाएगा। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम किन के बीच होगा, एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच। यहां पर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात तो हम लास्ट लेक्चर में भी कर रहे थे। वहां पर भी हमने क्या किया था,
हमने कहा था कि गैस जब सॉलिड सरफेस पे एड्सॉर्ब होना शुरू होगा तो इनिशियली केवल एड्सॉर्प्शन होगा और एड्सॉर्प्शन की मदद से यहां पर जीएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब जब ठीक ठाक अमाउंट जीएस कॉम्प्लेक्स का बन जाएगा, उसके बनने के बाद यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन जाएगी, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी तब इसका नाम हमने दिया था डीसॉर्प्शन। तो यहां पर दोनों प्रोसेस होंगी, एड्सॉर्प्शन भी होगा यानी कि गैस सॉलिड के सरफेस पे रिटेन भी होगी और वो गैस रिमूव भी हो रही होगी यानी कि डीसॉर्प्शन भी होगा। कुछ टाइम के बाद ये प्रोसेस कहां चली जाएगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। और डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, जिस स्पीड से एड्सॉर्प्शन होगा उसी स्पीड से क्या होगा, डीसॉर्प्शन। तो ये लैंगमियर ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, इन्हीं पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड इसने अपने कुछ एक्सप्रेशन भी दिए और उन्हीं एक्सप्रेशन ने आगे जाके क्या किया, इसके आइसोथर्म को एक्सप्लेन किया। तो आइए अब समझते हैं इसके क्या क्या एक्सप्रेशन थे। एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो लैंगमियर ने एक्सप्रेशन को भी 3 पार्ट्स में दिया था। सबसे पहले तो इसने क्या कहा कि एड्सॉर्प्शन ऑफ मोनोएटॉमिक गैस ऑन सॉलिड सरफेस के लिए एक्सप्रेशन दिया। इसके बाद इसने पॉलीएटॉमिक गैस के एड्सॉर्प्शन के लिए यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया और इसके बाद इसने यहां पर वॉल्यूम के टर्म्स में भी अपने एक्सप्रेशन को दिया। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो मोनोएटॉमिक गैस के एड्सॉर्प्शन के साथ। सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या होगा, एड्सॉर्प्शन ऑफ मोनोएटॉमिक गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो यहां पर जैसा कि मैं बात कर रहा था, हमें क्या करना है, एक मोनोएटॉमिक गैस G को लिया, ये सॉलिड सरफेस पे क्या होगा, एड्सॉर्ब होगा और यहां पर जीएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब मुझे ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि ये प्रोसेस कैसा रहेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये प्रोसेस जा रहा है तो कोई स्पीड फॉरवर्ड रही होगी, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी रहा होगा और रेट ऑफ डीसॉर्प्शन भी रहा होगा। अब इन रेट की अगर बात करूं तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डीसॉर्प्शन की अगर बात करें तो यहां पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा उसके रिएक्टेंट के अमाउंट के ऊपर। अब रिएक्टेंट एक है गैस, दूसरा है सॉलिड। अब एग्जैक्टली ये गैस के तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा गैस के ऊपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा वो सॉलिड के कांटेक्ट में आएगी और जितना ज्यादा गैस सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, एड्सॉर्प्शन। दूसरी तरफ सॉलिड के किस चीज पर ये डिपेंड करेगा, क्या ये अमाउंट पर डिपेंड करेगा या किसी और फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इस बात को लैंगमियर ने यहां पर क्लियर किया। लैंगमियर ने यहां पर इंट्रोड्यूस कराया थीटा टर्म को। थीटा को उसने क्या बोला यहां पर, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स। यहां पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किस चीज पर डिपेंड करेगा, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर इसने क्या किया, लैंगमियर ने इंट्रोड्यूस कराया फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स को। अब अगर फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट को निकालना है तो निकालने के लिए बस एक तरीका है, तुम क्या करो, टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स को लो, टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स को लो यहां पर और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ साइट से। डिवाइड कर दो इस वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ साइट्स के साथ। हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है, n। फ्रैक्शन हम इसी तरीके से निकालते हैं, उस वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करके। अब यहां पर इस एक्सप्रेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं और मैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स लिखूं तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स किसके बराबर होगी, दोनों वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बराबर होगा n इंटू थीटा के। मुझे लगता है इस चीज में भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर अगर देखें तो मेरे पास दो डाटा है, एक तो मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ साइट्स, टोटल नंबर ऑफ साइट्स है n, और दूसरा डाटा है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स का, कि टोटल में से ऑक्यूपाइड कितनी है, n थीटा। तो इस बात का क्या सीधा सा मतलब ये नहीं होगा कि टोटल नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स, अगर मैं अनऑक्यूपाइड साइट्स यहां पर निकालूं तो ये अनऑक्यूपाइड साइट्स टोटल माइनस नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट के बराबर होगा। यहां पर अनऑक्यूपाइड कितना होगा, टोटल तो n है,
n में से ऑक्यूपाइड था n थीटा, तो टोटल में से ऑक्यूपाइड को माइनस कर दिया तो नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट निकल जाएगा। अब ये ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड साइट क्यों निकाल रहा हूं? दरअसल ऑक्यूपाइड साइट्स कौन सी होंगी? ऑक्यूपाइड साइट वो होंगी जहां पर गैस सॉलिड सरफेस पे बाइंड कर गया, और गैस जब सॉलिड सरफेस पे बाइंड कर गया है तो यहां पर क्या बना होगा? जीएस कॉम्प्लेक्स। तो एक्चुअल में ऑक्यूपाइड साइट तो ये बताएंगी कितना जीएस कॉम्प्लेक्स बना, और अनऑक्यूपाइड साइट ये बताएंगी कि सॉलिड सरफेस पे और कितने गैस के पार्टिकल आ सकते हैं। तो अब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करें तो वो गैस के तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा, इस बात को भी अगर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं तो यहां पर देखो, यहां पर मान लो एक कंटेनर लिया, कंटेनर के ऊपर पिस्टन है और यहां पर कुछ गैस के पार्टिकल है, नीचे सॉलिड ब्लॉक है। अब तुम जितना ज्यादा पिस्टन को नीचे दबाओगे उतना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस के पार्टिकल सॉलिड के कांटेक्ट में आएंगे, और जितने ज्यादा पार्टिकल सॉलिड के कांटेक्ट में आएंगे उतना एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन गैस के तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा और सॉलिड के डिपेंड करेगा कितनी उसके पास इस सिचुएशन में एक्टिव साइट्स हैं। कितनी एक्टिव साइट्स हैं इसके पास? इसके पास एक्टिव साइट्स होंगी n माइनस एन थीटा के बराबर, क्योंकि इतनी ही अनऑक्यूपाइड साइट्स हैं, ये इतने ही और बॉन्ड बना सकता है। दूसरी तरफ रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की बात करें तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड करेगा कितना जीएस कॉम्प्लेक्स बना, और जीएस कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब ये साइट ऑक्यूपाइड हो, यानी कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड करेगा n थीटा पर। अब रेट की प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो एक नया कांस्टेंट आता है, आप लोगों को पता होगा। एड्सॉर्प्शन के लिए कांस्टेंट आया Ka, प्रेशर एज इट इज, n माइनस एन थीटा में से मैंने n को कॉमन निकाल लिया और यहां पर बचा 1 माइनस थीटा। सिमिलरली रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की बात करें तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे यहां कांस्टेंट आया Kd, रेट कांस्टेंट Kd आया और n थीटा एज इट इज। तो अब एक इक्वेशन बन चुका है डिसॉर्प्शन के लिए, एक बन चुका है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के लिए। मुझे पता है डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों बराबर होंगे। तो अगर दोनों को बराबर करूं तो यहां पर Ka P n और ब्रैकेट में था 1 माइनस थीटा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या था? Kd n थीटा। अब दोनों तरफ आप देखें तो n से तो n कट ही जाएगा। अब क्या करो, दोनों रेट कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाओ। तो यहां पर दोनों रेट कांस्टेंट्स को एक तरफ ले गया और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले आया। तो यहां पर ये दो कांस्टेंट डिवाइड करके एक नया कांस्टेंट बनाते हैं, और इस नए कांस्टेंट को हम क्या नाम देंगे? इस नए कांस्टेंट का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इस नए कांस्टेंट का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एक्चुअल में इसके एक्सप्रेशन को आप देखें तो ये क्या बता रहा है? कितनी फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड हैं डिवाइड बाय कितनी फ्रैक्शन ऑफ साइट्स अनऑक्यूपाइड हैं एक कांस्टेंट प्रेशर पे। ये एक्चुअल में बता रहा है सॉलिड सरफेस के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी साइट्स ऑक्यूपाइड है, कितना फ्रैक्शन ऑफ साइट ऑक्यूपाइड है डिवाइड बाय कितना फ्रैक्शन ऑफ साइट अनऑक्यूपाइड है। तो एक्चुअल में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस को बता रहा है कि गैस सॉलिड सरफेस पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इसे नाम दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब इसके यूनिट की अगर बात करें तो इसका यूनिट याद रखना, यहां पर इसके एक्सप्रेशन से अगर इसका यूनिट बनाए तो थीटा तो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। 1 माइनस थीटा भी फ्रैक्शन है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो K का यूनिट केवल डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर, तो इसका वो यूनिट होगा जो प्रेशर का इनवर्स है। जो भी तुम प्रेशर का यूनिट लेके चलोगे उसका इनवर्स ही क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का यूनिट। तो यहां पर हमने सबसे पहले तो क्या किया, एक इक्वेशन को डेराइव कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की टर्म्स में, K इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू 1 बाय P। ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई। सबसे पहले तो लैंगमियर में आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, दो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, पहली ये बता दी। अब इसी इक्वेशन को क्या करो, चेंज करके
थीटा की टर्म्स में इक्वेशन बना लो। अगर इसे ही चेंज करूं तो Kp किसके बराबर आएगा, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। इस इक्वेशन को इनवर्स में अगर ले जाओ तो 1 बाय Kp किसके बराबर आएगा, 1 बाय थीटा माइनस 1। मुझे लगता है इस स्टेप को डाइजेस्ट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो वो एक बार नोटबुक में करके देख ले, बहुत आसान सा ही स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये -1 है, इधर जाके क्या होगा, +1। ये किसके बराबर है, 1 बाय थीटा। तो यहां से अगर मैं थीटा को निकालूं तो थीटा क्या आएगा, यहां पर थीटा आ जाएगा Kp अपॉन 1 प्लस Kp के बराबर। तो ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आपको लैंगमियर में याद होनी ही चाहिए। मैं बताऊं, अगर एड्सॉर्प्शन से सवाल आता है तो लैंगमियर और फ्रेंडलिक से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है, और लैंगमियर से अगर सवाल आया तो मोस्ट प्रोबेबली वो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक के रिगार्डिंग होगा। तो ये दो इक्वेशंस तो आप याद कर ही लेना। और इसी सेकेंड इक्वेशन की मदद से लैंगमियर ने अपने आइसोथर्म को, अपने ग्राफ को भी एक्सप्लेन किया। तो आइए समझते हैं किस तरीके से इसने अपने ग्राफ को एक्सप्लेन किया। दरअसल लैंगमियर ने, जैसे फ्रेडलिक ने अपना कर्व बनाया था, वैसे ही लैंगमियर ने अपना भी कर्व बनाया, और ये कर्व था थीटा वर्सेस प्रेशर का। थीटा मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं क्या है, फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड है। इन दोनों के बीच जब इसने कर्व बनाया तो इस तरीके का कोई कर्व बना। अब इस कर्व में, जैसे हमने फ्रेडलिक में किया था, इस कर्व में भी क्या करो, इस कर्व को कुछ पोर्शंस में बांट दो। जैसे AB पहला पोर्शन है, फिर BC है, और उसके बाद CD। इन 3 पोर्शंस में कर्व को बांट दो। तीनों पोर्शन में जब कर्व को बांटोगे तो ये हमारे पास है लो प्रेशर रीजन। ये जैसा कि फ्रेडलिक में भी किया था, ये कौन सा होगा, इंटरमीडिएट प्रेशर का रीजन। और CD की अगर बात करें तो CD क्या होगा, हाई प्रेशर रीजन। 3 रीजन में इस कर्व को बांट दिया। अब ये कर्व आया कैसे इन तीनों रीजन में, इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। मेन इक्वेशन हमारा क्या आया, थीटा किसके बराबर था, Kp अपॉन 1 प्लस Kp के बराबर। अब ये हमारा मेन इक्वेशन है। इस इक्वेशन की मदद से ये ग्राफ बना हुआ है। अब मान लो हम AB रीजन की बात कर रहे हैं। AB रीजन से मेरा मतलब क्या है, वेरी लो प्रेशर वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो अगर वेरी लो प्रेशर होगा तो यहां पर जो ये मेरा एक्सप्रेशन है, थीटा इज इक्वल टू Kp अपॉन 1 प्लस Kp, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं चाहूं तो थीटा इज इक्वल टू Kp की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं ऐसा क्यों कर सकता हूं, क्योंकि जब प्रेशर बहुत कम होगा तो ये जो Kp की वैल्यू है ये बहुत छोटी होगी और 1 का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। K डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का तो वैल्यू छोटा ही होता है। अब यहां पर प्रेशर भी मैंने बहुत कम ले लिया, तो प्रेशर भी अगर बहुत कम है तो Kp का वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो गया। तो थीटा एग्जैक्टली किसके बराबर आया, Kp के। और अगर थीटा Kp के बराबर है तो यहां पर तुम प्रोपोर्शनैलिटी को भी देख सकते हो कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P की पावर 1 के साथ। इसीलिए AB रीजन में अगर देखो तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कर्व मिल रहा है, क्योंकि इस रीजन में थीटा प्रेशर की 1 पावर के साथ वेरी कर रहा है। इसके बाद अगर हम मूव करें हमारे CD रीजन में, हाई प्रेशर वाले रीजन में, बीच वाला इंटरमीडिएट वाला भी एक्सप्लेन करेंगे, पहले हाई प्रेशर वाला देख लेते हैं। अगर हाई प्रेशर है तो जाहिर सी बात है यहां पर Kp का जो वैल्यू होगा वो बढ़ जाएगा। अब Kp का वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो गया। अगर Kp का वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो गया तो थीटा किसके बराबर आएगा, Kp अपॉन Kp। अब नीचे जो ये 1 था इसे नेग्लेक्ट कर दिया, और इसे नेग्लेक्ट करोगे तो थीटा बराबर आएगा एग्जैक्टली 1 के। और थीटा 1 के बराबर आने का मतलब ही क्या है कि जितनी साइड्स थी वो सारी ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। और फ्रेडलिक ने भी यही कहा था कि CD में ये कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों बन रहा है, क्योंकि इस पोर्शन में जितनी भी साइड्स थी वो सारी की सारी साइड्स क्या है, पूरी हो चुकी हैं, फिल हो चुकी हैं। फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स जो होगा वो इस केस में 1 आ गया, यानी कि जितनी सॉलिड सरफेस पे एक्टिव साइड्स थी वो सारी की सारी ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। तो अब यहां पर केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकता। चाहे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन यहां पर केमिकल एड्सॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी
नहीं होगी। तो यहां पर दो रीजन तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन एक्सप्लेन हो गए। इसके बाद अगर मैं बीसी वाले पोर्शन इंटरमीडिएट की बात करूं, यहां पर इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करूं, तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा, यहां पर केपी और 1 एक दूसरे के कंपेरेबल रहेंगे। अब ना तो मैं केपी को नेग्लेक्ट कर सकता ना ही 1 को। अगर मैं दोनों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता तो यहां पर थीटा का एक्सप्रेशन क्या लगेगा, थीटा का एक्सप्रेशन होगा केपी अपॉन 1 प्लस केपी, ये एक्सप्रेशन लगेगा। और इस एक्सप्रेशन में अगर देखें तो थीटा ना तो p की पावर 1 पे डिपेंड करेगा और ना ही p की पावर 0 पे। ये जो पावर होगी वो कहीं 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम। कैसे 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम, इस बात को थोड़ा डाटा से समझो। मान लो मैं यहां पर लेके चल रहा हूं कि k का वैल्यू जो है वो k का वैल्यू है यहां पर 10, ठीक है। मैं ये डाटा खुद से मानकर चल रहा हूं कि k का वैल्यू क्या है 10 और प्रेशर इनिशियली मेरे पास था 0.4। तो यहां पर अगर मैं थीटा पहले केस में निकालूं, पहले प्रेशर पे निकालूं, तो थीटा 1 क्या आएगा 0.4 इंटू 10 अपॉन 0.4 इंटू 10 केपी प्लस 1। तो इसको अगर देखें तो ये क्या आएगी वैल्यू 4 अपॉन 5 विच इज 0.8। इसी तरीके से अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर को चेंज कर रहा हूं। अब मैंने प्रेशर मान लिया, यहां पर मैंने प्रेशर बढ़ा के कर दिया 0.8, मैंने प्रेशर को डबल कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट कांस्टेंट रहता है तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट यहां पर भी क्या रहेगा 10 के बराबर। तो अब यहां पर अगर मैं सेकंड प्रेशर पे फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स को निकालूं तो फॉर्मूला सेम है, केपी प्रेशर है 0.8, के है 10, नीचे 1 प्लस केपी 0.8 और ये 10। अब यहां पर अगर इस वैल्यू को देखें तो ये क्या आएगा 8/9 और 8/9 आने का सीधा सा मतलब क्या है, इस वैल्यू की अगर बात करें यहां पर तो ये वैल्यू आएगा 0.9 या 0.89 के आसपास। यहां पर ये जो वैल्यू आएगा वो 0.9 या 0.89 के आसपास आ रहा है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं जब मैंने प्रेशर को डबल किया और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट अभी भी फिक्स है, लेकिन मैंने जब प्रेशर को डबल किया, प्रेशर के डबल होने पर फ्रैक्शन ऑफ साइड्स कांस्टेंट भी नहीं रही और ना ही डबल हुई। अगर डबल हो जाती तो इस बात का सीधा सा मतलब है प्रेशर डबल करने से फ्रैक्शन ऑफ साइड भी डबल हुई, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ साइड जो है प्रेशर की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर अगर देखें तो ये वैल्यू कांस्टेंट भी नहीं रहा। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट रहता तो अब तो हम ये कह देते फ्रैक्शन ऑफ साइड इंडिपेंडेंट है प्रेशर के। ना तो ये वैल्यू डबल हुई ना ही ये कांस्टेंट हुई, तो इस बात का सीधा सा मतलब है कि इस बीसी रीजन के अंदर थीटा जो है वो प्रेशर की एक पावर पे डिपेंड करेगा जो 0 से तो ज्यादा है लेकिन 1 से क्या है कम। इसी बात को यहां पर मैथमेटिकली प्रूव किया है इन दो वैल्यूज की मदद से। तो आई होप आप लोग इस बात को देख सकेंगे। फिर भी मैं कहूंगा एक बार खुद अपने हाथ से लिख के ट्राई करना, उसके बाद आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब चीजों को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं एक सवाल की मदद से। एक सवाल करते हैं अभी तक जो एक्सप्रेशन निकाला उससे। तो यहां पर एड्सॉर्प्शन हो रहा था एक मोनोएटॉमिक गैस का ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, फ्रैक्शन ऑफ साइट है जो ऑक्यूपाइड है 10%, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट 3.76 किलो पास्कल इनवर्स। कैलकुलेट करना है आप लोगों को प्रेशर इन पास्कल। तो यहां पर हमारे पास प्रेशर को कैलकुलेट करना है और हमने जो इक्वेशन निकाला था अगर वो आप लोगों को याद हो तो ये इक्वेशन निकाला था थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू 1/p, ये बराबर था डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट के। अब मुझे प्रेशर निकालना है तो इस इक्वेशन को प्रेशर की टर्म में लिखो, तो प्रेशर की टर्म में ये इक्वेशन बनेगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी है 10%। 10% का मतलब क्या हो गया, थीटा कितना है 0.1, परसेंटेज को हटाएंगे तो ये वैल्यू 0.1। 1 माइनस थीटा की अगर बात करें तो 1 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.1। के का वैल्यू तुम्हें दे रखा है 3.76 किलो पास्कल। अब यहां से अगर आप लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो यहां पर कोई प्रेशर की वैल्यू आएगी, लेकिन याद रखना ये किलो पास्कल में आएगी।
ये किलो पास्कल में वैल्यू आएगा, लगभग 0.0295 के आसपास ये वैल्यू आएगा। लेकिन उसने आंसर रिपोर्ट करने को कहा है पास्कल में, तो जब तुम इसे पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो 2.95 पास्कल के आसपास ये वैल्यू आएगा। एक बार चेक कर लेना, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, फिर भी अराउंड यही वैल्यू आएगा 0.0295। बस इस बात का ध्यान रखना, यहां पर जो आंसर आएगा वो किलो पास्कल में होगा। तुम्हें रिपोर्ट किस में करना है? पास्कल में। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना जो भी आंसर आएगा। अब जैसे ही हमने मोनोएटॉमिक गैस के एड्सॉर्प्शन को स्टडी किया सॉलिड सरफेस के ऊपर, उसी तरीके से डायएटॉमिक गैस के भी एड्सॉर्प्शन को अब देखना है। और डायएटॉमिक गैस के एड्सॉर्प्शन के एक्सप्रेशन को बनाते हुए हम एक जनरल एक्सप्रेशन और डिराइव कर लेंगे जो पॉलीएटॉमिक गैस पर वैलिड होगा पूरी तरीके से। अब यहां पर अगर इस गैस की बात करें तो ये गैस कैसा है? डायएटॉमिक, 2 एटम्स है, ये A2 गैस है और वो सॉलिड सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस यहां पर मेटल ले लेते हैं, इस मेटल के ऊपर एड्सॉर्ब हो रही है और एक कॉम्प्लेक्स बना रही है AM। M हमारा क्या है? सॉलिड सरफेस, मेटल सरफेस है। अब आप लोगों को अगर पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने वहां पर भी बताया था, ये डायटोमिक गैसेस पहले एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, पहले टूटती है एटॉमिक फॉर्म में, 2A की फॉर्म में टूटेगी और एटॉमिक फॉर्म में टूटने के बाद, एटम्स में टूटने के बाद ये एड्सॉर्ब होंगे। तो एक मॉलिक्यूल अगर A2 की बात करें तो इसमें 2 एटम्स हैं A के, तो वो दोनों एटम्स जब एड्सॉर्ब होंगे तो मेटल के सरफेस पे 2 साइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। जब दोनों साइड्स ऑक्यूपाई होंगी तो यहां पर 2 मोल किसके बनेंगे? AM कॉम्प्लेक्स के बनेंगे। अब यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट फिर से वही सेम बात है, एड्सॉर्प्शन होगा, बैकवर्ड में डिसॉर्प्शन। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की अगर बात करें तो एड्सॉर्प्शन के लिए रिएक्टेंट है A2 गैस है, गैस के तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। M क्या है? सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस पे आप लोगों को याद हो, सॉलिड सरफेस के डिपेंड करता है एड्सॉर्प्शन, कितनी साइड्स अनऑक्यूपाइड है। तो कितनी साइड्स अनऑक्यूपाइड है ये हमने निकाला था n-n थीटा। लेकिन अब इसका स्टोइचियोमेट्री 2 है और ये स्टोइचियोमेट्री हमें पता है ये सीधा कहां जाएगा? पावर में। तो यहां पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा प्रोपोर्शनल प्रेशर के n-n थीटा की पावर 2 पे भी डिपेंड करेगा। डिसॉर्प्शन की अगर बात करें तो डिसॉर्प्शन डिपेंड करता है कितना AM कॉम्प्लेक्स बना, और AM कॉम्प्लेक्स तो तब बनेगा जब सॉलिड और गैस की बॉन्डिंग होगी, और सॉलिड और गैस की बॉन्डिंग होने का मतलब है कि साइट अब ऑक्यूपाइड हो गई, और ऑक्यूपाइड साइट हम निकाली थी कितनी है? n थीटा। बस डिफरेंस क्या है? फिर से स्टोइचियोमेट्री इसका क्या है? 2, और वो 2 कहां जाएगा? पावर में। तो यहां पर अगर मैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन का एक्सप्रेशन बनाऊं तो ये होगा KA P, इसमें से अगर कॉमन निकालो तो n² कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस थीटा की पावर 2। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की बात करें तो ये किसके बराबर आएगा? KD n थीटा का होल पावर 2। अब मुझे पता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन सेम है, बिल्कुल वही स्टेप कर रहे हैं। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को यहां पर लिखें KA P n² 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन को लिखें तो KD n² थीटा स्क्वायर। अब यहां पर भी n² है, यहां पर भी n² है, ये खत्म। अब जैसे लास्ट केस में किया था, दोनों रेट कांस्टेंट को एक तरफ ले गए और दोनों को डिवाइड करने से यहां पर क्या मिलेगा तुम्हें? फिर से डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट। अब ये बताएगा कि डायएटॉमिक गैस का डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड सरफेस पे कैसा हुआ, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट अब अगर देखें तो बराबर होगा थीटा स्क्वायर, ये टर्म डिवाइड में जाएगी 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर और 1 बाय P एज सच मल्टीप्लाई। तो यहां पर अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊं K का, तो K का एक्सप्रेशन आ चुका है थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय P। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास K का, और इसी K के एक्सप्रेशन से तुम लोग चाहो तो एक जनरल फॉर्म भी बना सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट का एक जनरल फॉर्म भी तुम बना सकते हो। ये जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? K बराबर होगा थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा
की पावर n इंटू 1/p के। अब ये n क्या बताएगा कि गैस का एटॉमिसिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर डायटॉमिक गैस ली थी तो पावर आया 2। इसी तरीके से अगर ट्राइएटॉमिक गैस होगी तो पावर आ जाएगा 3, टेट्रा होगी तो 4। इसी तरह से यहां पर जो भी एटॉमिसिटी है डायरेक्टली उसे रख दो। और एटॉमिसिटी 1 था तो लास्ट केस में हमने देखा था एक्सप्रेशन क्या था, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू 1/p। तो ये जनरल फॉर्म भी अगर चाहो तो के डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट का बना सकते हो। अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट निकाला k इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर 1/p, थीटा का भी एक्सप्रेशन बना सकते हो। डायटॉमिक गैस के लिए थीटा का एक्सप्रेशन बनाओ तो यहां पर आप देख सकते हैं kp किसके बराबर होगा, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा की होल पावर 2 थी। अब मेरे को स्क्वायर हटाना था तो मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लिया, दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट kp। अब जैसे जैसे हमने लास्ट केस में किया था बिल्कुल सेम स्टेप होंगे। इक्वेशन को उल्टा कर दो, इक्वेशन को उल्टा करते ये क्या बनेगा, 1 अपॉन अंडर रूट kp। इसके बाद अगर थीटा निकालोगे तो ये -1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाने के बाद यहां पर थीटा का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा अंडर रूट kp अपॉन 1 प्लस अंडर रूट kp। ये एक्सप्रेशन आप लोगों का बन जाएगा यहां पर। तो यहां से अगर मैं एक्सप्रेशन को सही से लिखूं और जनरल फॉर्म बनाऊं तो यहां पर थीटा क्या आ गया, kp की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस kp की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब यही होता है 1/2 पावर होना। तो इससे फिर से क्या करो, एक जनरल फॉर्म बना लो। हम बहुत सारी फॉर्म याद नहीं करना चाहते, हम जनरल फॉर्म चाहते हैं, तो यहां से जनरल फॉर्म बना लो अब थीटा के लिए, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट के लिए। तो यहां से जनरल एक्सप्रेशन क्या बन गया, kp की पावर तो होगी 1/n अपॉन 1 प्लस अगेन kp की पावर क्या होगी 1/n। n फिर से क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस। डायटॉमिक थी तो 2 डिवाइड में आएगा, मोनोटॉमिक होगी तो 1, ट्राइएटॉमिक होगी तो 3। तो जो भी एटॉमिसिटी होगा गैस का उस हिसाब से हम यहां पर क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को रख देंगे। और सिंपली एक जनरल फॉर्म याद रहेगी तो कोई भी सवाल आए फिर आपको लोगों को लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाला उस सवाल को सॉल्व करना। अब लास्ट एक एक्सप्रेशन बनाना है लैंगमियर का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब ये एक्सप्रेशन हम बना रहे हैं वॉल्यूम की टर्म्स में। मैं चाहता हूं मेरा एक्सप्रेशन अब बने वॉल्यूम की टर्म्स में, ताकि अगर वॉल्यूम की टर्म्स में सवाल आए तो वो भी मैं कर सकूं। तो यहां पर हमने क्या किया, एक सॉलिड सरफेस लिया, सॉलिड एड्सॉर्बेंट लिया, और उसके सरफेस पे ये कुछ मैंने एक्टिव साइट्स को शो किया। इसके सरफेस पे मैंने यहां पर क्या किया है, एक्टिव साइट्स को शो किया। अब आप लोगों को पता है हर एक एक्टिव साइट इक्विवेलेंट नेचर की होती है। मैं यहां पर कह रहा हूं एक एक्टिव साइट पर, एक एक्टिव साइट का जो वॉल्यूम है वो 1 ml है। और ऐसी मेरे पास टोटल कितनी साइट्स है, टोटल साइट्स को अगर आप लोग यहां पर काउंट करें तो टोटल साइट्स है मेरे पास 10। तो 10 टोटल साइट्स है, एक साइट का वॉल्यूम जो है वो 1 ml है। तो टोटल वॉल्यूम की अगर बात करें, सभी साइट्स के टोटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 ml के बराबर। तो यहां पर एक सॉलिड सरफेस मैंने कंसीडर किया जिसके ऊपर 10 एक्टिव साइट्स हैं। 10 एक्टिव साइट्स की टोटल वॉल्यूम कितनी है 10 ml। अब मुझे थीटा को निकालना है वॉल्यूम की टर्म्स में। तो थीटा जो कि मेरे पास क्या था, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स। तो यहां पर फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स अगर मैं देखूं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं ये जो रेड वाली साइट्स हैं ये सारी ऑक्यूपाइड है और ऑरेंज वाली अनऑक्यूपाइड। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि हमारी कितनी साइट्स ऑक्यूपाइड है 3, और टोटल साइट्स कितनी थी हमारे पास, टोटल साइट्स थी 10। तो यहां से फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स निकालो तो कितनी आएगी 0.3। अब इसी थीटा को अगर मैं वॉल्यूम की टर्म्स में निकालूं तो मैं वॉल्यूम की टर्म्स में इस थीटा को लिख सकता हूं कि कितना वॉल्यूम इन एक्टिव साइट्स का ऑक्यूपाइड है। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड था 3 ml। टोटल कितना वॉल्यूम अवेलेबल था, टोटल वॉल्यूम अवेलेबल था 10 ml। तो यहां से भी अगर मैं वैल्यू को निकालूं तो यहां से भी थीटा क्या आएगा 0.3 के बराबर।
तो मैं थीटा को अगर चाहूं तो नंबर की टर्म्स में भी लिख सकता हूं, कितनी साइट्स ऑक्यूपाइड है अपॉन टोटल साइट्स, या फिर मैं इसे वॉल्यूम की टर्म्स में भी लिख सकता हूं, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड था अपॉन टोटल कितना अवेलेबल है, ये भी मुझे क्या बताएगा, थीटा। तो थीटा को अगर मैं वॉल्यूम की टर्म्स में लिखूं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा थीटा। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड तो इजीली निकल जाएगा, इसे V मान लेते हैं। अब ये जो टोटल वॉल्यूम इस सॉलिड सरफेस पे जितनी एक्टिव साइट्स है, इसके टोटल वॉल्यूम की अगर बात करूं तो इसके टोटल वॉल्यूम को हम डायरेक्टली टोटल वॉल्यूम ना बोल के क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर। इसी को क्या लिखते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर। यहीं से मेरा थीटा का एक्सप्रेशन बन जाता है V अपॉन V मोनो के बराबर। ये टोटल वॉल्यूम को मैं मोनोलेयर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम एग्जैक्टली किस चीज के बराबर है, टोटल वॉल्यूम बराबर होगा जब ये सारी की सारी साइट्स मान लो ऑक्यूपाइड हो गए। ये अब सारी साइट्स ऑक्यूपाइड होने का मतलब क्या है कि गैस का एक लेयर बन चुका है सॉलिड के ऊपर। तो यहां पर जब सारी साइट्स ऑक्यूपाइड होंगी तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस बनेगा यहां पर वो कितना होगा, वो टोटल वॉल्यूम के बराबर 10 ml के बराबर ही तो होगा। तो यहां पर टोटल वॉल्यूम जो अवेलेबल है इन एक्टिव साइट्स पे, उसे टोटल वॉल्यूम ना लिख के हम क्या मानते हैं कि एक लेयर अगर कंप्लीट गैस की बन जाएगी तो गैस की एक कंप्लीट लेयर बनने का मतलब ही यही होगा कि टोटल वॉल्यूम जितना भी एक्टिव साइट्स का था वो सारा ऑक्यूपाई हो चुका है। तो यहां पर टोटल वॉल्यूम को ही हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, V मोनो। तो थीटा का एक इजी सा एक्सप्रेशन बन गया वॉल्यूम की टर्म्स में, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन V मोनो के बराबर होगा थीटा। अब इसी को लैंगमियर के साथ अगर मैं जोड़ूं तो लैंगमियर ने मुझे कहा था कि थीटा किसके बराबर है, Kp अपॉन 1 प्लस Kp मोनोटॉमिक के केस में, और थीटा मैंने यहां पर निकाला, थीटा किसके बराबर होगा, V अपॉन V मोनो के बराबर। अब दोनों एक्सप्रेशंस को अगर मैं जोड़ूं, एक काम करते हैं, दोनों एक्सप्रेशंस को रिलेट करते हैं इस इक्वेशन को उल्टा करके। इस इक्वेशन को अगर उल्टा करें तो ये इक्वेशन उल्टा होके क्या बनेगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 1 अपॉन Kp प्लस 1, 1 अपॉन थीटा होगा 1 अपॉन Kp प्लस 1। अब 1 अपॉन थीटा की जगह अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट करूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ये 1 अपॉन थीटा किसके बराबर होगा, V मोनो अपॉन V। थीटा था V अपॉन V मोनो, तो उल्टा करेंगे तो ये क्या बनेगा, V मोनो अपॉन V। ये किसके बराबर है, 1 अपॉन Kp प्लस 1। ये इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन वॉल्यूम की टर्म्स में अगर कोई भी सवाल आता है, कोई भी, तो वो 100% एक तरह से श्योरिटी है, 100% ही कहूंगा कि श्योरिटी है, इसी इक्वेशन से आएगा। अगर कोई भी ग्राफ का सवाल आ गया वॉल्यूम से तो वो इसी इक्वेशन से आता है। कैसे, मान लो वो सवाल में कह रहा है कि तुमने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ में y एक्सिस पे था P बाय V और x एक्सिस पे यहां पर तुमने लिया P, और वो तुमसे कह रहा है कि बताओ इस ग्राफ में इंटरसेप्ट क्या होगा और स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें y एक्सिस पे चाहिए P बाय V। अब यहां पर अगर देखें तो इधर क्या है, V मोनो अपॉन V। तो मुझे इसे P बाय V बनाना है तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P के साथ और डिवाइड करना पड़ेगा V मोनो के साथ, तभी ये टर्म मेरा क्या बनेगा, P बाय V बनेगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूं P से और डिवाइड करूं V मोनो से। तो इस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बाद यहां पर जो y एक्सिस के लिए मेरे पास टर्म आएगी वो आ गई P बाय V। यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्या बचा, 1 अपॉन K इंटू V मोनो, क्योंकि इस प्रेशर से ये प्रेशर कट जाएगा, प्लस P अपॉन V मोनो। तो अब अगर देखें तो मेरे पास y एक्सिस P आ चुका है, y एक्सिस क्या था, P बाय V। x एक्सिस की अगर बात करें तो x एक्सिस था P, x एक्सिस के साथ क्या होता है, ये हो गया स्लोप, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इंटरसेप्ट। तो अगर सवाल में वो मुझसे इंटरसेप्ट पूछता है तो मैं यहां पर बता सकता हूं कि इंटरसेप्ट क्या होगा, 1 अपॉन K इंटू V मोनो। स्लोप अगर वो पूछे तो स्लोप क्या होगा, 1 अपॉन V मोनो के बराबर। तो वो कोई भी सवाल पूछे हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करना है, इस बॉक्स वाली इक्वेशन को यूज करना है।
इसी में हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे और इन चेंजेस की मदद से सारे जो भी वॉल्यूम से रिलेटेड ग्राफ के सवाल आएंगे वो सारे सवाल हमारे बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब कैसे यूज करना है इसको पूरी तरह से समझने के लिए एक सवाल और कर लेते हैं। यहां पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है मोनोटॉमिक गैस का और ये लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को फॉलो कर रहा है। टेम्परेचर आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। एक ग्राफ तुमने बनाया बिटवीन 1/v वर्सेस 1/p so that the slope of the curve is x and intercept is y. Find the distribution coefficient in terms of x and y. तो यहां पर ये सवाल में कह रहा है कि तुमने एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में तुमने y एक्सिस को रखा हुआ है 1/v, x एक्सिस को रखा है 1/p और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। इस स्ट्रेट लाइन कर्व में उसने तुम्हें कहा कि जो इंटरसेप्ट है ये इंटरसेप्ट है y, इस ग्राफ के स्लोप की उसने बात की कि स्लोप है x। अब वो तुमसे पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ये वो पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना है ये ग्राफ किस इक्वेशन से आया होगा। मैंने तुम्हें बता ही दिया था मेन इक्वेशन क्या है हमारे पास, v मोनो अपॉन v, ये किसके बराबर होगा 1/kp + 1। इस इक्वेशन से ही हमें ग्राफ की इक्वेशन बनानी है। तो इस इक्वेशन को अगर ग्राफ की इक्वेशन में चेंज करना है तो हमें इसे 1/v बनाना होगा। 1/v बनाने के लिए इस v मोनो को हटाना है। v मोनो को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 1/v मोनो से। पूरी इक्वेशन को 1/v मोनो से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रह जाएगा 1/v। यहां पर अगर देखें तो ये बन गया 1/kv मोनो इंटू p प्लस ये 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/v मोनो को तो एज इट इज आ जाएगा 1/v मोनो। तो ये हमारा मेन इक्वेशन बन चुका है यहां पर। अब हमें पता है इस इक्वेशन की मदद से ही इसने यहां पर ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में ये हमारे पास है यहां पर y एक्सिस 1/p, ये पूरा क्या है x एक्सिस, इसके साथ वाला ये क्या बन गया स्लोप और ये हो गया इंटरसेप्ट। तो मैं इस डाटा को अगर यूज करूं तो मेरे पास स्लोप क्या है यहां पर, स्लोप जो कि x था ये बराबर है 1/k इंटू v मोनो के, ये है हमारा x स्लोप। इंटरसेप्ट जो कि y है वो किसके बराबर है 1/v मोनो के। इंटरसेप्ट अगर इक्वेशन से कंपेयर करें तो किसके बराबर है 1/v मोनो के। तो अगर मुझे 1/v मोनो पता है वो किसके बराबर है y के, तो अगर इस इक्वेशन को यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं x किसके बराबर है y/k के, और k अगर निकालूं तो k आ जाएगा y/x। तो यहां से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट किसके बराबर होगा y/x। तो कोई भी सवाल आए, कोई भी ग्राफ का सवाल आए, मेन इक्वेशन को याद रखना, उसी इक्वेशन में थोड़ा बहुत चेंज करके हमें कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ डिवाइड करके, और वहीं से आपका सवाल बनेगा। अब एक और सवाल को करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बच्चों को दिक्कत भी आती है इस सवाल में, इसीलिए मैं यहां पर ये सवाल करा रहा हूं। अब एड्सॉर्प्शन ऑफ मोनोटॉमिक गैस को देख रहे हैं, फिर से ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फॉलोड है। एक ग्राफ बनाया तुमने ln θ/p वर्सेस थीटा का फॉर वेरी स्मॉल कवरेज। वेरी स्मॉल कवरेज का मतलब क्या है, थीटा 1 से बहुत छोटा है। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व। तो स्लोप निकालने के लिए जाहिर सी बात है हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए। इक्वेशन में मुझे ये पता है y एक्सिस क्या है ln θ/p, x एक्सिस क्या होगा थीटा। तो इक्वेशन बनाने के लिए लैंगमियर के एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। लैंगमियर का एक्सप्रेशन क्या था, यहां पर एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो k वाले एक्सप्रेशन से आसान रहेगा कि किसके बराबर था, θ/1 - थीटा इंटू 1/p के बराबर, ये था हमारा एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को अगर तुम चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस एक्सप्रेशन को अगर तुम चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, बस थीटा को यहां पर लिखा है। अब क्या करो, इस इक्वेशन में दोनों तरफ ln ले लो, नेचुरल लॉग ले लो,
क्यों नेचुरल लॉग ले रहे हैं? बिकॉज हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो ln की टर्म्स में है, तो दोनों तरफ ln ले तो ये बनेगा ln k इज इक्वल टू ln 1/1 माइनस थीटा, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस ln थीटा बाय p। अब क्या करो यहां पर ln थीटा बाय p को एक तरफ रखो और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले आओ। ln थीटा बाय p को यहां रहने दो, बाकी इस टर्म को इधर लेके जाएं तो ये बनेगा ln k माइनस ln 1/1 माइनस थीटा, ये बन जाएगा यहां पर। अब इसी इक्वेशन में बस थोड़ा सा चेंज करना है और हमारा सवाल बन जाएगा। एंड में हमारा इक्वेशन बना था ln थीटा बाय p इज इक्वल टू ln k, यहां पर अगर आप देखें तो माइनस ln 1 बाय थीटा था, माइनस ln 1 बाय थीटा को अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हो? प्लस ln 1 बाय थीटा। मैंने टर्म्स को इन्वर्स किया तो ये साइन पॉजिटिव बन गया। अब ln 1 माइनस थीटा जो होता है ln 1 माइनस x, इसका एक्सपेंशन होता है माइनस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3 अप टू सो ऑन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ln 1 माइनस x का ये एक्सपेंशन होता है। इस एक्सपेंशन में अगर x का वैल्यू बहुत छोटा है तो हम x स्क्वायर और x क्यूब को नेग्लेक्ट कर देते हैं और नेग्लेक्ट करके ln 1 माइनस x जो होता है वो बराबर आता है माइनस x के। और सवाल में हमें यही दिया था कि थीटा बहुत छोटा है, यानी कि x बहुत छोटा है, तो ln 1 माइनस x को सीधा क्या लिख सकते हैं? माइनस x, और इसके इसमें माइनस x क्या होगा? माइनस थीटा। तो यहां पर अगर देखें तो हमारा एक इक्वेशन बन गया ln थीटा बाय p इज इक्वल टू ln k माइनस थीटा। ln थीटा बाय p की अगर बात करें, यही y एक्सिस था और थीटा हमारा x एक्सिस था। x एक्सिस के साथ वाला होता है स्लोप। अब स्लोप कितना आएगा हमारे पास? m का वैल्यू यहां से आएगा -1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -1। तो इस सवाल में कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सवाल भी डिस्कस करा दिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेप्स भी हो जाते हैं बच्चों के लिए। ये याद रखना एक चीज, ln 1 माइनस x का एक्सपेंशन, क्योंकि जब तुम आयनिक में बफर कैपेसिटी निकालोगे तो वहां पर भी उसकी डेरिवेशन में भी इसी चीज को हम यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये एड्सॉर्प्शन का लेक्चर। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।